जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता। क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे होंगे, अच्छी सोच रख रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन टू माय चैनल आर ओनली लव। तो पिछले भाग में क्या क्या कदम लिए गए, ज़रा उन पॉइंट को पकड़ लेते हैं। कल्पना गीतिका अपना डांस कंप्लीट करते हैं और इस डांस के दौरान जो भी एक्शन के बाद रिएक्शन लिया जाता है, उस बीच में वो स्पर्श, वो टच कहीं ना कहीं गीतिका के दिल को हिट कर रहा है। हिट इन द सेंस उसके स्टमक में बटरफ्लाई ऐसा ही कुछ कर रहा है। तो ये दोनों डांस जीत भी जाते हैं और इन सब भावों में गीतिका के दिल की फीलिंग जो है वो करवट लेना शुरू कर रही है। उस फीलिंग में बहकर वो एक काम करती है, वो चोर भी बन जाती है। और किस चीज़ की उसने चोरी की ये आप सबको पता है, तो बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो अपना गेम कंप्लीट कर लेने के बाद, एक दूसरे से बहुत अच्छे अच्छे पल ले लेने के बाद, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे और जो अभी शुरू होने वाला है वो सब एक दूसरे के साथ वक्त बिता लेने के बाद ये लोग हॉल में अपनी रात गुजारते हैं। और हॉल में ही वो चोरी भी होती है जो गीतिका ने की। सुबह हो जाने पर जब गीतिका को घर जाना होता है किसी कारणवश, तो कल्पना जो है उसे छोड़ने जाती है। अब उसे क्या पता था कि उसे वो घर छोड़ने जाएगी, तो रास्ते में उसे हाथापाई भी करनी पड़ेगी। तो वो करनी पड़ती है जिसमें गीतिका के पलकों के किनारे चोट आ जाती है, हल्की फुल्की सी, जो कि कल्पना की वजह से ही आती है, हल्की फुल्की, वरना भारी भरकम भी आ सकती थी। वो उसे घर छोड़ आती है। उसके बाद असली बम तो जब गिरता है जब एसीपी इमरान का कॉल कल्पना के पास आता है और वो उस कॉल पर एसीपी इमरान के पास जाती है। उस कॉल पर यह बताया जाता है कि वो 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी गिरफ्त में हैं। अब एसीपी की कॉल पर कल्पना पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे ये मालूम होता है कि वो लोग अम्मा पर अटैक करने नहीं आए थे, खुद कल्पना पर अटैक करने आए थे। और वो नहीं मिली तो उसके चहितों पर, उसके जानने वालों पर, जिसके साथ उसे देखा गया, वो लोग उसको टारगेट कर रहे थे और करेंगे। उन तीनों में से एक ने साफ साफ कहा कि हम तुम्हारे करीब जो भी होगा उसे मार देंगे जैसे हमने उसे मारा था। अब ये लाइन जो है वो कल्पना को बहुत ज़्यादा हिट करती है, उस पर वार करती है जैसे कि कोई हथियारों का वार करता है। और ये लाइन सुनने के बाद कल्पना उस पर ऐसे पंचों की बरसात करती है कि आज के बाद कोई बारिश होगी नहीं, और वो भी होता अगर एसीपी इमरान कल्पना को रोक नहीं लेते। बस वो कैसे ना कैसे कल्पना को लेके यहाँ से निकल जाते हैं और गीतिका अपने घर है। तो बस यही रिकैप है। चलिए अब 2-3 कदम और उड़ा जाए। जिसको भी शिकायत करनी है वो कमेंट में कर सकते हैं। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तू है कहाँ?
अनु ने कॉल रिसीव होते ही कहा, मैं घर पे ही हूँ, क्या हुआ? गीतिका ने उसकी बात का जवाब दिया और अपने चेहरे को आईने में किया। जैसे ही उसने अपने चेहरे को आईने में किया, उसके होंठ मुस्कुरा दिए। ना, अपने आप को देखकर नहीं मुस्कुरा रही वो, अपनी हरकत पर मुस्कुरा रही है। तू घर भी पहुँच गई? तू बहुत अकेले अकेले नहीं आगे बढ़ रही है, हर जगह अकेले चली जा रही है। अनु ने अपनी बात को बहुत तेज़ी में कहा। अकेले कौन आया? मुझे तो स्क्वाड्रन लीडर ने। अपनी इस बेखुदी में गीतिका ने जवाब दिया अनु की बात का, और जवाब देते देते उसने अपने आप को बीच में ही रोका और वो उस बेखुदी से बाहर आई और अपनी आँखों को छोटा कर लिया, ये सोच कर कि ये मैंने क्या बोल दिया, और ये अब अनु सुन चुकी है। What the fuck? I mean fish. तुझे स्क्वाड्रन लीडर ने छोड़ा? तू स्क्वाड्रन लीडर के साथ गई थी, लेकिन कब? तो अकेले क्यों चली जाती है उनके साथ? अपनी बात कहते हुए अनु नाराज़गी का ग्राफ पकड़ने लगी और नाराज़गी के साथ साथ वो क्वेश्चंस की लिस्ट भी पकड़ने लगी। अरे वो अभी नहीं छोड़ा है मुझे, अभी छोड़ कर गए हैं मुझे। क्या सिर्फ एक ही स्क्वाड्रन लीडर है, वो भी तुम लोगों की? सिर्फ एक ही है वहाँ जो जेट की पायलट है? ये बोलते हुए गीतिका ने मुंह बिचकाया। वो जानती है जो वो कह रही है वो शब्द बदल रही है, क्योंकि अनु के क्वेश्चंस का वो आंसर क्या देगी, तो उसने ये शब्द अपने बदल दिए। अच्छा, तो तुझे अभी नहीं छोड़ा, तू अभी के साथ गई थी? ठीक है, ओके, चल फिर ऑफिस में मिलते हैं। गीतिका के शब्द बदलने का असर अनु के लफ्ज़ों पर साफ साफ नज़र आ रहा था। ओके, इस पर इन दोनों का कन्वर्जेशन ख़त्म हुआ और गीतिका ने अपनी आंखों को ज़ोर से बंद किया। बच गई, वरना फिर से इसके क्वेश्चन, मगर जानेगी तो ये ज़रूर। और मुझे क्या हो गया है, मैंने ये क्या किया? ये कहकर गीतिका अपने पैरों को झटके से ऊपर करके बेड पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर उसके दिल का भाव साफ साफ नज़र आ रहा था। उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। मैंने उन्हें किस किया? गीतिका का ध्यान अनु से हुई बात पर है ही नहीं। उसका ध्यान सिर्फ उस पर है जो वो पल जी कर आई है। मैंने उन्हें किस किया? ये कहकर उसने अपनी जीभ को दांतों तले दबाया और आंख बंद कर ली, और ऐसे ही उसने अपनी बॉडी को बेड पर बेबाकी से छोड़ दिया, जिससे उसे अपने सर पर कुछ महसूस हुआ। तो आप यहाँ हैं? सर के नीचे से ऑइंटमेंट की ट्यूब निकालकर अपने हाथ में लेकर सामने करते हुए गीतिका बोली, और उसने अपनी पोजीशन को अपोजिट किया। वो पेट के बल लेट गई और उसने अपना सर उठाया। आपको पता है कि मुझे क्या हो रहा है? तो बताओ ना प्लीज़। आपको मैं अपने गाल पर लगाऊं या रहने दूं इस निशान को ऐसे ही? क्योंकि इस निशान को देने वाला न जाने मेरे दिल में कौन सा घर कर रहा है। वो मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, वो इंसान मुझे अच्छा लग रहा है, जिस इंसान को मैं सिर्फ़ और सिर्फ एरोगेंट से तौला करती थी। अचानक वो मुझे क्यों भाने लगा है? क्यों उनकी गर्दन मुझे अपनी तरफ खींचने लगती है? क्यों उनकी आँखों में मुझे सुकून दिखता है? क्यों? मैं तो उन्हें सबसे घमंडी, जिनके अंदर कोई जज्बात ही नहीं है, वैसा इंसान समझा करती थी। फिर मेरे दिल ने ये कैसा बदलाव किया कि उनकी बातें, उनका छूना, उनका हर एक्शन उतना उस हिसाब से लग ही नहीं रहा जैसा मैं कहती हूँ उन्हें। क्यों? गीतिका ने अपने लफ्ज़ ये कहे और फिर वो सीधी लेट गई और अपने सर को ऊपर किया। ऊपर सर कर लेने के बाद उसने अपने चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों से ढक लिया, जैसे वो अपने आप से ही शर्मा रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
अचानक से ये फीलिंग क्यों क्यों मुझे अच्छा लग रहा है वो सब जो मैंने कल जिया, और वो जो आज स्क्वाड्रन लीडर ने किया। क्या फाइट करती है ना वो। मैं तो बिल्कुल अनु की तरह बात करने लगी हूँ। अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में छुपाए हुए ही गीतिका ने अपने लफ्ज़ आगे कर दिए। वो अपने अंदर चल रहे बदलाव से थोड़ा सा परेशान भी है, हैरान भी है, लेकिन उससे ज़्यादा उसके अंदर जो फीलिंग है, जो भाव है, वो खुशी का है। एक गुदगुदी सा है जो उसे अच्छा लग रहा है, और जब इंसान को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसे ज़्यादा पकड़ता है। गीतिका अपनी जगह से उठ जाती है और दोबारा से आईने के करीब जाती है। वो उस निशान को देखती है अपने चेहरे पर जो कल्पना की चाबी से बना है, और उसको सहलाने लगती है और मुस्कुराने लगती है। इस निशान पर तो मुझे गुस्सा आना चाहिए, मगर क्यों नहीं आ रहा। मुझे मुझे स्क्वाड्रन लीडर का स्पर्श क्यों अच्छा लग रहा है बीते कुछ दिनों से। क्यों क्यों उनका चेहरा देखना मेरी आँखों को पसंद है। क्यों ये क्या हो रहा है मुझे। ये कहते हुए वो अपनी नज़रें आईने से हटा देती है और अपनी रूम की खिड़की की तरफ जाती है। बाहर का नज़ारा क्या खूबसूरत है। ये चमकीली सी धूप, इसमें पहाड़ साफ साफ चमक रहे हैं, और उस पहाड़ों पर ये जमी सफ़ेद रंग की बर्फ़ वो अलग ही चमक रही है। और ये हरा रंग तो कहाँ से न उठ जाए, इतनी काबिलियत रखता है अपने अंदर। वो इस खूबसूरत से दृश्य को देखकर अपने आप को टर्न करती है, टर्न इन द सेंस एक डांस फॉर्म में, और वही स्टेप दोहराने लगती है जो रात को कल्पना ने इसको अपनी गोद में, अपनी बाहों में, अपनी बाजुओं में लेकर दोहराए, मतलब किए थे, उन्हें ये दोहराने लगती है। और इसके चेहरे की खुशी वो लाउडली नहीं है, लेकिन बहुत बहुत सुकून देने वाली है। और गीतिका अपने आप को कल्पना के साथ इमेजिन कर रही है, जो रात वो बिता कर आई है उसमें। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ एसीपी इमरान, मुझे घर जाना है। कल्पना ने यही कहा और टेबल से अपनी कार की चाबी को उठाया, जो कि उसकी मर्जी नहीं है, अभी की कार है। वो चाबी को उठाकर अपने कदमों को यहाँ से बाहर की तरफ करती है। उसके कदमों में इतनी तेज़ी है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगता उसको कार पर पहुँचने में। वो कार स्टार्ट करती है और बड़ी तेज़ी में यहाँ से निकल जाती है। पहली बार ऐसा है कि कल्पना की जो कार की स्पीड है वो आज बहुत तेज़ है। वो चला तो रही है गाड़ी, लेकिन उसका जहन, उसका दिमाग, उसका ब्रेन वो सारे शब्द याद कर रहा है जो उस आदमी ने कहे, और उसे बहुत परेशान कर रहा है, अंदर से विचलित कर रहा है। और इस बेचैनी में वो स्टीयरिंग व्हील को एक हाथ से हैंडल करते हुए एक हाथ से बार बार अपना माथा रगड़ती है, अपने बालों को बिगाड़ती है, और बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। वो फट से इतनी तेज़ गाड़ी चलाती है कि अपने घर बहुत जल्दी पहुंच जाती है। वो गाड़ी बहुत तेज़ी में रोकती है और अपने घर में एंट्री लेती है। सब तो चले गए हैं, लेकिन अभी और जरनाब इसका वेट कर रहे हैं। अरे कल्पना मैम, आप कहाँ चली गई थी? आपने मुझे बताया भी नहीं। रवि ने कल्पना को आगे से देखते हुए कहा, और इस बार मैम कहने पर कल्पना ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो उसी भाव में है जिस भाव से वो एसीपी इमरान के यहाँ से निकली थी। रवि, आप एक काम करिए, आप 10-15 दिन की छुट्टी ले लीजिए प्लीज़। उसकी ये बात सुनकर रवि हैरान हो जाता है। लेकिन क्यों मैम? मैंने क्या किया? मेरे से कोई गलती हुई? नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। जितना मैं कह रही हूँ उतना करिए ना प्लीज़। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग? क्यों बात नहीं मानते? क्यों संजीदगी को नहीं समझते? आप 10-15 दिन की छुट्टी ले लीजिए। मैंने कहा ना, मैं सैलरी की चिंता मत कीजिए, सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ 10-15 दिन के लिए छुट्टी लेकर अपने घर रहिए।
लेकिन मैम मत मुझसे बहस मत कीजिए अभी, ठीक है? आप घर जाइए, मेरी चाबी दे दीजिए और घर जाइए प्लीज़। ये कहकर कल्पना ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहती रवि से। उनकी तो कोई गलती नहीं है। वो अपनी बात लेकिन उसी भाव में रवि से कहती है और रवि क्या ही करेंगे, वो चाबी कल्पना को पकड़ा देते हैं और चले जाते हैं। अभी ये दूर से देख रहा है। अभी पांडा, व्हाट हैपन? तू इस किस्म का बिहेव क्यों कर रही है? क्या हुआ? सुबह तो ठीक थी, क्या हुआ है? इज़ एनीथिंग सीरियस? कल्पना सिर्फ अभी की बात सुनती है, उसकी तरफ नज़र करती है और अपने कदमों को अंदर हॉल की तरफ बढ़ा देती है और अभी और जन्नाब दोनों इसके साथ हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। हॉल में जाकर वो अपने सोफ़े पर बैठ जाती है, दोनों गाड़ियों की चाबी को टेबल पर रख देती है और वो उसी अंदाज में बैठती है, अपने लेफ़्ट पैर पर अपने राइट पैर को मोड़ कर और अपनी गर्दन को ऊंचा करके इस बार उसने अपने दोनों बाजुओं को सोफ़े पर फैला दिया है और अपनी आँखों को बंद कर लिया है। पांडा, क्या हुआ? जरनाब ने अपनी बहुत मखमली आवाज़ में उसके पास बैठकर पूछा। कुछ नहीं जरनाब। लेकिन पांडा, तू इतनी परेशान क्यों है? अभी भी उसकी राइट साइड में बैठ गया और उसने भी सवाल किया। अभी तू जा, जरनाब को घर छोड़ कर आ, फिर मैं बात करती हूँ तुझसे। क्या हुआ पांडा? कोई कोई संजीदगी वाली बात है क्या? कोई परेशानी वाली बात है या कोई ख़तरे वाली बात है? जरनाब ने अपने हल्के शब्दों को जारी रखा और कल्पना ने अब अपने सेल्स को थोड़ा डाउन करना चाहा और उसने अपने सेल्स को जैसे ऑर्डर दिया हो कि फ़िलहाल के लिए डाउन हो जाओ और उसने अपने आप को थोड़ा आगे किया, जरनाब की तरफ देखा। कुछ नहीं हुआ है जरनाब, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी दिक्कत है। वैली है, आपको तो मालूम है कि जहाँ शेर होंगे वहाँ गीदड़ भी होंगे, तो बस समझदार को इशारा काफ़ी है। हाँ, मुझे इस बुद्धू को समझाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप घर जाइए, आराम करिए। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा ना लेके उसे। और हाँ, सावधान होकर जाना, बी केयरफुल। अभी अपनी पांडा की इस लाइन को बाखूबी समझ गया। रोजा, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए जरनाब। अभी खड़ा होकर जरनाब के सामने अपनी हथेली फैला देता है उसका हाथ पकड़ने के लिए। एक पॉइंट नहीं छोड़ता रोमांस करने का। कल्पना भी उस पर इससे उसकी इस हरकत पर तंज करती है, जिससे जरनाब हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नज़रें नीची कर लेती है और अभी और जरनाब यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद कल्पना सीधा अम्मा के रूम में जाती है। अम्मा सो रही हैं। वो हल्के से दरवाज़ा बंद करके वापस अपने रूम में जाती है और अपने बेड पर चादर की तरह फैल जाती है। थोड़ी देर आंखें बंद कर लेने के बाद जब कल्पना ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में आक्रोश भरपूर था। कैसे कैसे इतने नीचे गिर सकते हैं ये लोग? किस एक एक मासूम बेकसूर लड़की पर हाथ उठाए उसे? नहीं, मैं अपनी वजह से ये नहीं होने दूंगी। मुझे जर्नलिस्ट को अपने से दूर रखना होगा। नहीं, जो खामियाजा उसने भुगता था, जर्नलिस्ट तो उससे दूर दूर तक भी नहीं है। फिर उस पर ये क्यों, उस पर ये प्रॉब्लम, ये परेशानी मैं क्यों आने दूँ? नहीं नहीं, जो मैंने खोया वो मैं भुला नहीं सकी, ना मैं कभी ज़िंदगी में अपनी भूल पाऊँगी और ना इसके लिए अपने आप को कभी माफ़ करूँगी। लेकिन जर्नलिस्ट का तो इस चीज़ से कोई दूर दूर तक भी लेना नहीं है। तो फिर नहीं, नहीं कल्पना, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए कल्पना जिस तरह बेड पर फैली थी उतनी तेज़ी में वो उठकर बैठ जाती है और अपनी गर्दन सीधा करती है। इन लोगों को क्या लगता है
ये लोग मुझे डरा देंगे, ये सब कह के। नहीं, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गए। ये कल्पना एक बार गलती कर चुकी है, एक बार चूक चुकी है, लेकिन इस बार नहीं। इन बुज़दिलों को ये लग रहा है कि इस बार भी वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। हरगिज़ नहीं, तुम कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगे। तुमने उसे तो मुझसे छीन लिया, लेकिन अब किसी को नहीं। मगर हाँ, मुझे मिस जर्नलिस्ट को अपने आप से दूर रखना होगा। उनका दूर दूर तक इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, जैसे उसका नहीं था। मगर इन बुज़दिलों ने उस मासूम को मुझसे छीन लिया, उस पर वार किया, और इन लोगों को ये लगा कि ये लोग बच जाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। उस दिन तो तुम मेरे हाथ से निकल गए थे, लेकिन इस बार अगर आओगे तो अपनी ज़िंदगी का अगला पल देख नहीं पाओगे, ना अपनी इस हिस्से की सांस ले पाओगे। मैं तुम्हें वहीं मार दूंगी, मैं तुम्हें वहीं मार दूंगी। मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे और मेरे आसपास जो भी है वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि इन लोगों की नज़र मुझ पर है, और शायद हमारी वैली पर भी है। मुझे दूरभाष से कांटेक्ट करना होगा, हाँ, मगर उससे पहले अभी से बात करनी होगी। ये कहकर कल्पना अपने दोनों आँखों को अपने दोनों हाथों के पंजों से बंद कर लेती है, और उसको किसी का चेहरा जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, और वो बहुत बहुत उदास हो जाती है उस चेहरे को महसूस करके। उसके जहन में, उसकी मेमोरीज़ में थोड़ा कुछ ऐसे पल रिपीट होने लगते हैं जो बीत चुके हैं, और जिन्हें वो रोक नहीं पाई, जिन्हें वो पकड़ नहीं पाई, जिन्हें वो बदल नहीं पाई। और जब सब कुछ एक साथ सर्कल में उसके ब्रेन की सेल्स को दौड़ाने लगता है, तो वो अपना सर पकड़ कर खड़ी हो जाती है। बस बस, अब और नहीं, अब और नहीं, बस हुआ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ये कहकर वो अपने राइट हैंड के पंच को दीवार के किनारे मार देती है, लेकिन वो इस सोच में नहीं रहती कि उसके दीवार के बगल में खिड़की है, और खिड़की जब लगती है तो उसका फ्रेम भी लगता है। उसके फ्रेम पर उसका हाथ लग जाता है और वो चोटिल हो जाता है। उसी वक्त उसमें से ब्लड आने लगता है, लेकिन अभी कल्पना जिस माइंडसेट में है उसे ये एहसास नहीं होता, उसे पता वता लगता नहीं। कितनी बार कहा मैंने, कितनी बार कहा मिस गीतिका चौहान से मुझसे दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए, लेकिन वो करीब आती चली गई। और अब तो एक एहसान हो गया है उन पर। अम्मा को उन्होंने अपना ब्लड दे दिया है। मैं उनसे रूडली बात करूँगी तो कैसे, लेकिन मुझे करना होगा। मुझे अपने आप से उन्हें बहुत दूर कर देना होगा। ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। फिर वो मुझे रूड समझें, मुझे एरोगेंट समझें, चाहे जो समझती रहें, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ इतनी सी केयर है कि वो सेफ रहें, उनकी जान बचे, दैट्स इट। ये कहकर कल्पना अपने कदमों को वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। वो जितने गुस्से में एसीपी उमरान के यहाँ से निकली थी, उसका सारा गुस्सा उसने कंट्रोल कर लिया। उसके कंट्रोल की जो सीमा है, जो उसकी पावर है, वो बहुत है। अब वो कैसे उसने हासिल की है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन बहुत बाखूबी वो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेती है। जिस तरह उसने रवि से बात की, जिस तरह उसने जरनाब से बात की, दैन अभी से बात की, और अब अपने आप से बात की उसने, तो
ऐसा फ़ील हो रहा था कि लाउड करेगी, कुछ कुछ ऐसा कर लेगी जो बेवकूफ़ी कहलाएगा, या फिर अपनों पर चिल्लाएगी। नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखा, लेकिन किसी इंसान की बात कर रही है। देखते हैं, आगे पता चलता है। गीतिका जो ड्रेस पहनकर दिवाली पार्टी में गई थी, वो उस ड्रेस को उतार कर बड़े प्यार से अपने सामने करती है, और जैसे वो नहीं है, वो कल्पना है, और उस ड्रेस को वैसे ही अपने ऊपर ओढ़ लेती है जैसे वो पिछली रात कल्पना के ऊपर थी, गोद में थी, बाजुओं में थी। सच में ये ड्रेस बहुत सुंदर है। स्क्वाड्रन लीडर को ड्रेस लेने का एक्सपीरियंस कहाँ से हुआ? क्या वो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जो मैं फ़ील कर रही हूँ, क्या मतलब, अगर वो तो मुझसे नफ़रत करती है, मुझे ब्रेनलेस कहती हैं, मेरे पास दिमाग नहीं है ये कहती हैं, मेरे किसी भी काम को वो अप्रिशिएट नहीं करती। लेकिन क्या सच में वो मुझसे नफ़रत करती है? ये कहते हुए गीतिका उस ड्रेस को अपनी सीने से लगा लेती है। हाँ, अभी जो उसके चेहरे पर खुशियों के पल दिख रहे थे, अब वो थोड़ा सा बदल गए हैं, अपोजिट हो गए हैं। एक हैरानी है, जो एक हैरानी होती है, हैरानी हर भाव में अलग अलग होती है। तो इसका भाव ये है अभी कि ये थोड़ी सी सैड हो गई है, ये सोच कर कि ज़रूरी तो नहीं कि ये जो फ़ील कर रही है वो स्क्वाड्रन लीडर भी करे, क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर के चाहने वाले तो बहुत हैं। पार्टी में वो देख चुकी है, और अनु, सूरज, एसीपी उमरान तक को वो नोटिस कर चुकी है, और डॉक्टर को कैसे भूल सकते हैं? तो ये सब एक एक करके इसके जहन में आते हैं, इसकी मेमोरीज़ में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे जैसे ये कल्पना को देखते हैं, वैसे वैसे कैसे इनके चेहरे के भाव बदलते हैं, ये सब स्टोर कर लेती है गीतिका अपनी ब्रेन मेमोरी में। इतने में जो इसका ध्यान है, ये जो कंसंट्रेट कर रही है, सोच रही है, इसमें दखल होता है। इसका फ़ोन रिंग करता है। इसकी नज़र फ़ोन पर जाती है तो फ़ोन पर सूरज का नाम फ्लैश होता है। हेलो, हाँ सूरज, तू कहाँ है? अभी तक तू ऑफ़िस नहीं पहुँची? नहीं, मैं बस निकल रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं कब से अकेला बैठा हूँ, ना तू है ना अनु है। कहाँ हो तुम लोग? काम वाम करने का इरादा नहीं है? दिवाली ख़त्म हो चुकी है, और तू क्या उस डांस सीक्वेंस से बाहर नहीं आई? ये सुनकर गीतिका हल्की सी खुशकी वाली स्माइल देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस निकल रही हूँ। बस बाबा को एक टैबलेट देनी थी, वो देकर मैं ऑफ़िस के लिए ही निकल रही हूँ। और कोई बात? मिस्टर सिंह ने कोई बखेड़ा खड़ा किया? गीतिका अब यहाँ अपने सीरियस वाले मोड में बोलती है। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। तो आजा, फिर देखते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ, बस 15 मिनट दे मुझे। हाँ हाँ ठीक है, आराम से आओ। ये कहते हुए इन दोनों का कन्वर्जेशन ख़त्म होता है। अम्मा अब यहाँ अकेली हैं, तो कल्पना के दिमाग में उसे ये चीज़ की टेंशन है। इतने में अभी दरवाज़ा खटखटाता है। तुझे दरवाज़ा खटखटाने की कब से ज़रूरत पड़ गई है? आजा अंदर। क्या हुआ पांडा, तू इतनी परेशान क्यों है सुबह से? हाँ, बेस से कोई कॉल आया? हाँ, कॉल आया है, बेस जाना है, बुलाया है। इमरजेंसी है? इमरजेंसी का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ स्ट्रिक्टली बुलाया गया है, सीओ सर का कॉल था। कल्पना ने अभी की बात का जवाब दिया। अभी सीधा जरनापुर ड्रॉप करके यहीं आया। ठीक है, फिर चलते हैं। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या हुआ? अम्मा घर पे अकेली है। मैंने रवि को, हाँ पांडा, चलते हैं हम बेस, लेकिन तू ये बता, रवि को तूने छुट्टी क्यों दी, और ऐसे क्यों बात की? और तेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग था जब तू घर एंटर हुई है घर में। हाँ, बिकॉज, ये कह के फिर से कल्पना ने पोज लिया। बिकॉज जिन तीनों ने अम्मा पर अटैक किया था, एसीपी इमरान ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है।
वाह, रियली? हाँ, और मैं सुबह उन तीनों में से ही 2 से मुलाकात करके आ रही हूँ। व्हाट? तू अकेले गई थी उन गुंडों से मिलने? अभी यहाँ थोड़ा-सा हैरान नज़र आया और थोड़ा-सा केयरिंग वाला भाव उसके शब्दों में था। हाँ, अकेले तो क्या वो मुझे मार देंगे क्या? नहीं, वो तुझे कैसे मार सकते हैं, छू भी नहीं सकते वो तुझे, राइट? तू तो बहुत बाहुबली है। लेकिन बात क्या हुई? अभी ने पांडा को थोड़ा-सा मजाकिया तौर में ढकेलना चाहा, सीरियस ना हो जाए कल्पना, इसलिए। बात ये हुई है मेरे सारथी कि वो 3 जो आए थे वो अम्मा पर अटैक करने नहीं आए थे, ना ही जर्नलिस्ट पर अटैक करने आए थे। तो फिर किस लिए आए थे? संदेहवाचक अपना भाव बदला अभी ने और कल्पना से सवाल किया। हाँ, वही बता रही हूँ, वो मुझे मारने आए थे। व्हाट? तुझे मारने आए थे? हाँ, उनका टारगेट मैं थी। और ये वही हैं, ये उसी गैंग के मेंबर हैं जिस गैंग को हमने छोड़ दिया था। मतलब वो छूट गए थे, भाग गए थे। क्या? पांडा, आर यू श्योर? हाँ, आई एम श्योर। इनमें से एक ने खुद कहा मुझसे कि हम तुझे मारने आए थे और तेरे साथ साथ उन सबको मार देंगे जो तुझसे जुड़े हैं। इसलिए मैंने रवि को छुट्टी लेने के लिए कहा। उसकी फैमिली है अभी, उनकी अभी नन्ही परी ने इस दुनिया में कदम रखा है। मैं अपनी वजह से उन लोगों को ख़तरे में नहीं डाल सकती। और मैं तुझे भी एडवाइस करूँगी, जरनाब को थोड़ा सा दूर रख अपने आप से। मैं ये नहीं कह रही तो उससे मिल मत, लेकिन सीक्रेटली मिल, जो किसी को ना पता चले। क्योंकि तू मेरा ही सारथी है और तू मेरा नेविगेटर है। तुझसे ज़्यादा करीब मेरे कोई नहीं। लेकिन मैं एक बोझ तो झेल नहीं पा रही हूँ उसके खो देने का। तो मैं अब किसी और के खो देने का मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे करीब है। नहीं, अभी ये मुझसे अब नहीं होगा। जब तक मैं उसे पकड़ कर ख़त्म न कर लूँ तब तक हमें एहतियात बरतना होगा। यू डोंट वरी पांडा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। गीदड़ सिर्फ धमकी देता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है अभी, तू जानता है ना। एक बार हम इसको इजी लेने की गलती कर चुके हैं और भुगतने में क्या मिला कि मैंने उसे खो दिया। नहीं, इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी, ना तुझे करने दूँगी। तो सरनाब को थोड़ा सेफ रख। और अगर तू उससे मिलने भी जाता है तो किसी को ख़बर न लगने दे। हाँ, तू ठीक कह रही पांडा। चल, बेस पे जाने का टाइम हो रहा है, और नसी और सर की तलवार लटकेगी हम दोनों पर ही। जल्दी कर, हो कि वैली में सब ठीक हो। और ये कहते हुए ये दोनों फट से बेस की तरफ निकल जाते हैं। कि वहाँ गीतिका भी ऑफिस पहुँचती है और अन्नू उसका स्वागत करती है। आइए आइए, कब से हम आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों भाई, मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो? एक सेकंड, तुझे ये चोट कैसे लगी? अनु ने फट से उसकी पलकों के किनारों पे नज़र रखते हुए कहा। यार, तो एक जगह भी नहीं छोड़ती है ढूंढने की कुछ चीज़। इस बार भी गीतिका मेरी ही तरह शब्द ढूंढती नज़र आई। वो नोटिस करना होता है। अब बताएगी ये चोट कैसे लगी? हाँ, वो डोर का जो एंगल होता है ना, वो लग गया। पक्का ये डोर का एंगल ही लगा है? अनु ने संदिग्ध नज़रों से इसे देखकर पूछा। हाँ हाँ, तू तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई ब्लास्ट करने जा रही हूँ। ब्लास्ट ही तो हुआ है गाइस। ये कहते हुए सूरज ने इन दोनों की कैबिन में एंट्री ली। व्हाट? कहाँ हुआ है ब्लास्ट? वैली में? क्या बात कर रहे हैं? कभी? अभी? अभी? देखो, ये कहते हुए
सूरज ने फट से टीवी ऑन किया और उस पर फ्लैशिंग करता नज़र आया कि वैली में ब्लास्ट, वैली में ब्लास्ट, वैली में ब्लास्ट, सिर्फ यही दिखा। माय गॉड, चल कैमरा उठा अपना, जल्दी कर। इन तीनों ने अपना अपना कैमरा उठाया और गाड़ी थी इनके पास या स्कूटी थी, उसकी चाबी फट से ली और यहाँ से अपने कदमों को बड़ी तेज़ी में भगाया। मिस्टर सिंह ने इन तीनों की तरफ देखा और जाहिर सी बात है मिस्टर सिंह खबरों पर अपनी नज़र न रखें, ऐसा कैसे हो सकता है। इनके शागिर्द पहले से ही इस न्यूज़ को कवर करने के लिए पहुँचे हुए हैं। व्हाट द हेल यार, वैली में फिर से ब्लास्ट, कम ऑन मैन। नहीं यार, अभी तो ये उस चीज़ से भी नहीं उभरे थे, अगेन ब्लास्ट। चल चल जल्दी बैठ। सूरज ने जल्दी से बैठते हुए कार को स्टार्ट कर दिया और ये तीनों उस जगह की तरफ, उस लोकेशन पर निकल गए। जिस तरह यहाँ अफरा तफरी मची थी उससे कहीं ज़्यादा और कई गुना बेस में अफरा तफरी मची हुई है। जो कल्पना को लग रहा था वैसा ही हुआ और ये फट से अपने अपने जेट पर अपना अपना स्थान ग्रहण करके तैयार हो गए। तो हम भी इन्हें तैयारी करने देते हैं और आज के लिए मैं यहाँ इतना ही रोकती हूँ, इतना ही रखती हूँ। आगे की चीज़ें आगे जानेंगे। तो बस क्या कहूँ मैं आप लोगों से कोशिश मेरी जारी है कि मैं जल्द ही लिखूँ और जल्द ही अपडेट कर दूँ। और बाकी बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है और क्या नहीं। वैली है, ये सब इंसिडेंट तो होते रहते हैं, इट्स अ वेरी डेंजरस। चलिए अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त लूँगी नहीं। अगर आप अपनी चीज़ें या अपना कोई ख्वाब या अपना ख़याल या अपना रियल मोमेंट मुझसे शेयर करना चाहते हैं या अपने किसी चहेते का कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए मेल एड्रेस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या बोलूँ मैं, वो तो ये सुनती नहीं है तो यहाँ पर उसके लिए मैसेज देना ठीक ही नहीं है। बाकी होप, दुआ है मेरी कि वो ठीक रहे। और बहुत परेशान थी, तो आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि दुआ करिए, शायद आपकी दुआ से कोई परेशानियों से निकल जाए, डीप फीलिंग से निकल जाए और खुश हो जाए। तो उसका जो पुण्य है वो आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं। तो बस अपना इसी तरह ख्याल रखते रहिए। अपने पेरेंट्स का, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और दुआ करते रहिए। दुआ में बहुत बहुत ताकत है। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।